वेलकम बैक गाइस टू द न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है। एक आता है अपना पहले मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, उसके बारे में लिखना होता है। एक होता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक। इंस्पिरेशन कैसे टेक्स प्लेस करता है, एक्सपिरेशन कैसे टेक्स प्लेस करता है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो बिफोर दैट, मेरा नाम है जतिन एनपी। मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। करंटली आई स्टे इन बैंगलोर। मेरा कॉलेज इधर है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन यानी कि रेस्पिरेशन है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो है वो मेनली डील करता है अपने चेंज इन थोरैसिक कैविटी से, ठीक, और चेंज इन इंट्राप्लूरल एंड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर से, ठीक है। तो हम पहले मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन के बारे में देखेंगे। मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है उसमें आता है डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। डायाफ्राम जैसे हम सबको पता है, एनाट में पढ़े हैं, वो क्या होता है। वो एक डूम शेप्ड मसल है। वो जो है थोरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करता है और क्वाइट रेस्पिरेशन के समय में इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर को जो है ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब जब ये इंक्रीज कर रहा है तो बॉडी का कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। तो उसको हम कॉम्पनसेट कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल से, ठीक। रिलैक्सेशन ऑफ एब्डोमिनल मसल से हम उसको कॉम्पनसेट करते हैं। दूसरा इंस्पिरेटरी मसल है अपना एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको एक रफली एक डायग्राम से दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। एक सेकेंड। ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में जानते हुए इनका मेन काम क्या है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अपना ट्रांसवर्स डायमीटर और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ रिब केज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, स्पेस मिलती है लंग्स को एक्सपैंड होने के लिए, ताकि हम और जो एयर है उसको क्या कहते हैं, इनहेल कर पाए, ठीक। तो जब भी हम मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन लिखते हैं तो हम दो इफेक्ट्स के बारे में जरूर लिखते हैं। एक है बकेट हैंडल इफेक्ट और दूसरा है पंप हैंडल इफेक्ट। जब ट्रांसवर्स डायमीटर में इंक्रीज हो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वो जो है जैसे कि हम जीआईएफ में देख पा रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बकेट हैंडल इफेक्ट। और अगर एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है इंक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं हम पंप हैंडल इफेक्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, कैसे इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होते ही डायफ्राम का थोरैसिक केज जो है वो एक्सपैंड होगा। जैसे ही थोरैसिक केज एक्सपैंड हुआ, इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है नेगेटिव होएगा और नेगेटिव होएगा, मतलब और नीचे जाएगा। उससे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। उससे जो है लंग्स बड़े होंगे, लंग्स बड़े हो रहे हैं तो इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स कहेंगे उसको। इससे जो एल्वियोलार प्रेशर है वो डिक्रीज होगा और उससे क्या होगा, जो एयर फ्लो है वो इनवर्ड्स होगा, मतलब एयर फ्लो लंग्स के अंदर आएगा, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, जैसे ही एयर फ्लो लंग्स में हुआ, अप टू अ सर्टेन पॉइंट ये कंटिन्यू होगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स जो है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे इंस्पिरेशन जो है वो एंड होगा, ठीक है। अब दूसरा जो है, हम एक्सपिरेटरी मसल्स के बारे में देखते हैं। तो एक्सपिरेटरी मसल्स में मेनली अपने
मसल्स ऑफ एंटीरियर वॉल आते हैं, जिसमें होता है रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ठीक है, तो ये नॉर्मली एनाटॉमी में सिखाया जाएगा, बट जस्ट आपको एक थोड़ा इमेजिन हो जाए इसलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उसकी लेयरिंग कैसे होती है। तो जो सबसे बाहर होता है वो होता है अपना रेक्टस एब्डोमिनस, जो सिक्स पैक एब्स जो बॉयज को बहुत ज्यादा पसंद होता है, वो नॉर्मली रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो होता है उसी को हम सिक्स पैक एब्स कहते हैं। उसके नीचे आता है अपना एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके नीचे आता है अपना इंटरनल ऑब्लिक और सबसे नीचे होता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक, तो सबसे बाहर क्या हुआ अपना रेक्टस एब्डोमिनस, फिर आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक, फिर आता है इंटरनल ऑब्लिक और फिर आता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है, तो इनका मेन क्या काम क्या होता है? इनका मेन काम जो होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, जो कि डायफ्राम का ऑपोजिशन, जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है ना, इंक्रीज ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, वो ये करते हैं। ठीक है, इससे डायफ्राम जो है ऊपर जाएगा, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम होगा, रिलैक्स होना स्टार्ट करेगा डायफ्राम। ठीक है, और इससे जो है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरैसिक केज जो है डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा मसल होता है अपना इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, वो भी रिब्स के बीच में ही प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है एक एंटीरो पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर को रिड्यूस करना। तो एक्सपिरेटरी मैकेनिज्म को समझते हैं। ठीक है, तो एक्सपिरेटरी मैकेनिज्म कैसे होता है? एक तो रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंस्पिरेटरी मसल्स, जैसे ही सीज हुआ इंस्पिरेशन उससे कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, इससे जो रिब केज है छोटा हो जाएगा। रिब केज छोटा होते ही जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो लेस नेगेटिव यानी कि ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा? डिफ्लेशन ऑफ लंग्स, डिफ्लेशन ऑफ लंग्स हुआ तो अपना एल्वियोलर डायमीटर जो है डिक्रीज होगा और उससे एल्वियोलर प्रेशर जो है ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। इससे क्या होगा? जो भी एयर लंग्स में प्रेजेंट है वो उसको बाहर पुश आउट करेंगे हम, लंग्स बाहर पुश आउट करेगा। ये कब तक होगा? जब तक अपना एल्वियोलर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल नहीं हो जाता। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कभी भी एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसमें तीन मसल्स आते हैं, एक होता है स्केलेनी, एक होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और एक और होता है सेरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है, स्केलेनी मसल जो है वो एक नेक का मसल होता है, ये अपर टू रिब्स में जाके इंसर्ट होता है। ये इसका मेन फंक्शन क्या है? ये एलिवेशन ऑफ थोरैसिक केज में हेल्प करता है। ठीक, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एज नेम सजेस्ट स्टर्नम और क्या कहते हैं अपर रिब्स में जाके इंसर्ट होता है। इसका भी काम यही होता है, जो एलिवेशन ऑफ थोरैसिक केज उसमें हेल्प करता है। तो ये मेनली इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ताकि जगह जो है थोरैसिक केज की वो इंक्रीज हो जाए। ठीक, फिर तीसरा आता है सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर मसल अगर आप डायसेक्शन में थोड़ा सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा, ये बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा आप डायसेक्शन में कंसंट्रेट करेंगे तो। इसका काम मूवमेंट से ज्यादा फिक्सिंग में होता है, ये फिक्स रखता है थोरैसिक केज को ताकि रिब्स जो है इजीली मूव हो पाए। ठीक है, एफिशिएंट मूवमेंट हो पाए। इतना लिखोगे तो आपको 9 के आसपास मिल जाना चाहिए। जस्ट इन केस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो बोलते हैं हम, उसको अगर ऐड करते हैं तो हम टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग के बारे में भी लिख सकते हैं। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग होता है। एक होता है एब्डोमिनोथोरैसिक ब्रीथिंग जो कि मेल्स में देखा जाता है, और थोरैको एब्डोमिनल ब्रीथिंग जो कि फीमेल्स और चिल्ड्रन में देखा जाता है। तो एब्डोमिनोथोरैसिक ब्रीथिंग का मतलब क्या हुआ? एब्डोमिनोथोरैसिक ब्रीथिंग का मतलब यही होता है कि एब्डोमन पे ज्यादा प्रेशर आता है एज इन कंपेयर टू थोरैक्स पे। ठीक है, थोरैसिक कैविटी पे। तो मेल्स नॉर्मली ऐसे ब्रीथ करते हैं,
और फीमेल जो है थोरैको एब्डोमिनल ब्रीथिंग जो होता है उससे होता है। इसका मेन रीजन क्या होता है? एक इसका मेन रीजन होता है अपना एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फीमेल्स, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ब्रेस्ट होता है और फैट वहां पे जाके स्टोर होता है, तो इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट फॉर देम टू, क्या कहते हैं, एक्सपैंड थोरैसिक केज, तो जो एफर्ट्स जो है वो ज्यादा लगता है, इसीलिए उसको हम थोरैको एब्डोमिनल ब्रीथिंग कहते हैं। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। तो एक बार एक छोटा सा रिकैप, ये मेनली आपको 10 मार्क कराएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। तो आपको मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म लिखोगे तो बस हो जाएगा। ठीक। तो मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन में डायफ्राम आता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, ये जो होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर इसमें हम बकेट हैंडल इफेक्ट और पंप हैंडल इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्शन, इसका मैकेनिज्म देखेंगे इंस्पिरेशन का, उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है, उससे क्या होता है थोरैसिक केज जो है एक्सपैंड हुआ, इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव हुआ और ज्यादा, और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हुआ, इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स होता है, एल्वियोलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है, और एयर जो है लंग्स के अंदर आता है। फिर हम एक्सपिरेटरी मसल्स में देखेंगे, एक्सपिरेटरी मसल्स में मेनली रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक। फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के बारे में जानेंगे, ये जो है डायफ्राम के एलिवेशन में हेल्प करता है, एंटीरियर डायमीटर ऑफ थोरैसिक कैविटी को जो है डिक्रीज करता है। और इसके अलावा एक और मसल ऑफ एक्सपीरेशन कौन सा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक। ये जो है दोनों एंटीरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थोरैक्स को कम करता है। और फिर हम एक्सपिरेटरी मैकेनिज्म पे जाएंगे। रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल्स होता है, ड्रॉपिंग, इससे क्या होता है जो रिब केज है वो छोटा होने लगता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर इंक्रीज होता है, नेगेटिव ही रहेगा अभी भी पर जो है लेस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक। और फिर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, इससे लंग्स छोटा होना स्टार्ट हो गया होएगा, यानी कि डिफ्लेशन ऑफ लंग्स। फिर डिक्रीज इन एल्वियोलर डायमीटर होगा, एल्वियोलर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, इसको अपना लंग्स कैसे कॉम्पनसेट करेगा? जो एयर अंदर प्रेजेंट है लंग्स में वो बाहर फेंक देगा। ठीक। सो ये कब तक होगा? जब तक एल्वियोलर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाते। फिर आता है स्केलेनी, फिर आता है एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में स्केलेनी, स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड और सेरेटस एंटीरियर होता है। ठीक। स्केलेनी जो होता है अपर टू रिब्स में जाके इंसर्ट होगा, इससे एलिवेशन ऑफ थोरैसिक कैविटी होगा, देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड भी यही काम करेगा, अपर रिब्स में अटैच्ड होता है, एलिवेशन ऑफ थोरैसिक केज में हेल्प करता है। फर्स्ट टू एट रिब, सेरेटस एंटीरियर जो है वो फर्स्ट टू एट रिब में प्रेजेंट होता है, इसका मेन काम मूवमेंट से ज्यादा फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो फिक्सिंग ऑफ थोरैसिक केज। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग के बारे में लिख देंगे। एब्डोमिनो थोरैसिक ब्रीथिंग जो है मेल्स में देखा जाएगा, थोरैको एब्डोमिनो ब्रीथिंग जो है फीमेल्स में देखा जाएगा। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू।